हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 142 का यूनिट 6। तो कल मैं इसे करा रही थी, लेकिन यार कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था मुझे। बीच में वीडियो रिकॉर्ड बंद करनी पड़ी, रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। सोचा था कि थोड़ी देर बाद कर दूंगी, लेकिन बाद में फिर टाइम नहीं मिला। तो सीधा सेव करके मैंने वही वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है। तो खाली मैंने यूनिट 5 का ही पढ़ाया था। अब मैं आपको यूनिट 6 के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 6, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रशियन इंडियन पॉलिसी टुवर्ड द रशिया, कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो रशिया को लेकर कैसी है। ठीक है जी। तो रशिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर हमने किसके साथ देखा था अपना रिश्ता? यूएसए के साथ, कि यूएसए के साथ हमारी कैसी बनती है। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ वो हमारा खास मित्र है या फिर वो हमारा एकदम पक्का दुश्मन है। तो कुछ ऐसा नहीं है, एक तरीके से मिक्स रिलेशन है। थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं उसका एक मोनोलॉपी भी दिखता है वर्ल्ड के अंदर, और वो हमेशा साथ नहीं देता है जितना वो पाकिस्तान का दे देता है कभी कभी। तो वो चीज लेके हम परेशान रहते हैं। तो आज हम रशिया के साथ देखने वाले हैं कि रशिया के साथ हमारा कैसा पॉलिसी है, कैसा रिलेशनशिप है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया और रशिया के रिलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो ये देखना है, इंट्रो पढ़ना है, देन उसके बाद सोशलिज्म का क्या इन्फ्लुएंस रहा है और सोवियत यूनियन का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया के ऊपर। इंडो और जो सोवियत रिलेशन है वो इनिशियल फेज में कैसे थे, फिर जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया बाद में, तो उसके बाद इंडिया का कैसा रिलेशन था। इंडिया और रशिया का कोऑर्डिनेशन कैसा है यूएन के अंदर, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया का क्या कंसर्न है, ये सारे हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड सोवियत यूनियन ऑन इंडिया। भाई सोशलिज्म, सोशलिज्म आप सबको पता है ना, एक आइडियोलॉजी है। तो पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में लड़ रहे थे, किसको लेकर? अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। तो ये इसकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब ये सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है? सोशलिज्म जहां पे हम गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। ठीक है। हाँ, माना कि हमारी खुद की भी प्राइवेट होती है, लेकिन इतना नहीं कि सब हर एक चीज गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो हम प्रॉपर सोशलिज्म भी इंडिया के अंदर नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी को क्या करके रखा है? रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखा है लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन बोलता है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हर एक चीज क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल फ्री मार्केट हो। ठीक है। रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल या मोनोलॉपी ना हो। तो ये दोनों आइडियोलॉजी इस तरीके से अलग हो जाती है, और इसी को लेकर आपस में इनके बीच में कंपटीशन था। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग टाई रहा है किसके साथ? रशिया के साथ, जो कि पहले क्या था? यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है। हमारा इसके साथ काफी अच्छा रिलेशन रहा है, मतलब इसको हम पहले से अपना एक मित्र की तरह मानते हैं, या मित्र है हमारा। जब इंडिया के अंदर स्ट्रगल चल रहा था, तो सोशलिज्म और जो मार्क्सिज्म आइडिया थे वो, और सोवियत मॉडल, जो सोवियत मॉडल था किसका? यूएसएसआर का, उससे हमारे जो लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। रशिया के जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडिया थे, उनका जो मॉडल था उससे काफी प्रभावित कौन? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू थे। आफ्टर 1917, 1917 के अंदर जो रशिया के अंदर क्रांति हुई थी, उसके बाद सोवियत लीडर कौन बनते? लेनिन बनते। ये लेनिन सपोर्ट करते सेल्फ डिटर्मिनेशन, किसके लिए? कॉलोनाइज नेशन के लिए। मतलब जिनको कॉलोनाइज करके रखा है किसने? यूरोपियन नेशन ने उनको कॉलोनी बना के रखा है, उस चीज को वो क्या करते थे? बोलते थे कि इन कंट्रीज को अपने आप पे सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिया के लीडर काफी ज्यादा एडमायर करते हैं सोवियत यूनियन के ऊपर, उनका जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म, वर्कर की राइट्स के ऊपर इतना, मतलब वर्कर की राइट्स को प्रमोट करना, ध्यान देना, उनकी केयर करना, स्टेट लीड प्लानिंग, इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कौन? हमारे लीडर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सब सोशलिज्म के ही इन्फ्लुएंस से क्या हुए हैं? उभरे हैं, या फिर जन्म इन्होंने लिया है।
ठीक है। नेहरू इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किसे, सोवियत के इकोनॉमिक प्लानिंग से। वो सोचते थे कि सोशलिज्म, अगर इंडिया क्या करेगा, इस रास्ते पे चलेगा तो हम अपने ओवरकम हो पाएंगे किससे, कल कम सॉरी कॉलोनिज्म से, जिसको हमको कॉलोनाइज करके रखा है 200 साल तक, उस चीज से उभर पाएंगे। सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर, उसको कम कर पाएंगे। सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस हम इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होंगी अगर हम सोशलिज्म के रास्ते पे चलेंगे। सोवियत यूनियन एक ऑफर करता है हमको एक अपीलिंग डेवलपमेंट मॉडल, किसके अंदर, एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सोशलिज्म और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं रिलेशन के ऊपर, ये इंडिया और सोवियत का कैसा रिलेशन रहा। आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो भाई क्या ही बोलूं मैं आपके लिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये जो यूएसएसआर है, ये पहले रशिया प्लस 15 कंट्री का ग्रुप था। बाद में जब यूएसएसआर टूट जाता है, उसके बाद रशिया एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभर के आता है। ठीक है, तो रशिया उस टाइम पे मेजर पावर था इसके यूएसएसआर के अंदर भी, और अभी भी रशिया अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो उसी को हम यूएसएसआर के सोवियत यूनियन बोल रहे हैं। आज के टाइम पे आपको कोई सोवियत यूनियन नाम की कंट्री मिलती है? हाँ, यूएसए मिलती होगी, लेकिन सोवियत यूनियन है नहीं, यूएसएसआर है नहीं, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। लेकिन जब यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, तो उसके साथ कैसे रिलेशन थे हमारे, ये हम पढ़ रहे हैं। तो जब भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया का जो व्यू था सोवियत यूनियन सोशलिस्ट डेवलपमेंट को देखने का, उनके मॉडल को देखना काफी पॉजिटिव था। हम काफी अच्छे नजरिए से उसको देखा करते थे। आपको पता है, जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। बिल्कुल, तो कोल्ड वॉर चल रहा था ना। अब यूएसए ने अपनी मिलिट्री अलायंस बनाई, जैसे नाटो बनाया, सीएटो बनाया। इसको कौन ज्वाइन कर बैठा, इसको बैठा पाकिस्तान। मतलब अब कहीं ना कहीं यूएसए और पाकिस्तान की मित्रता बढ़ रही थी। अब जब हमारे दुश्मन दूसरी साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी तो अपना दोस्त ढूंढेंगे। जब हमारे दुश्मन ने अपना दोस्त खोज लिया है, तो हमको भी अपना दोस्त निकालना पड़ेगा। तो ये कदम हमको किसकी तरफ लेके जाता है, सोवियत यूनियन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, क्यों, यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन को ग्रो होते हुए हमने भी क्या करा कि हम भी यूएसएसआर की तरफ चलते हैं। अब की फेजेस समझते हैं अर्ली इंडो सोवियत रिलेशन का। देखो, पहले हमारे जो नेहरू जी थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी अच्छा रिलेशन बना के रखा किसके साथ, सोवियत लीडर्स के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। 1955 में मोरक्को जाते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं वहां पे। सोवियत जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया के प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। उन्होंने काफी हेल्प करा है हमारे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, बिल्ड करने में। भिलाई, बकारो स्टील प्लांट, ये सब रशिया के लेन देन है, मतलब उन्हीं की वजह से हम डेवलप कर पाए हैं। कुछ कंपनी जैसे भील हो गई, ओएनजीसी हो गई, हेल्थ हो गई, ये सब उन्हीं की वजह से है। ठीक है, 1971 के अंदर इंडो सोवियत ट्रेटी ऑफ पीस साइन की जाती है। फ्रेंडशिप ट्रेटी हम साइन करते हैं किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो कि काफी बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन था। यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनर प्रोटेक्शन मिलती है, जब इंडिया के अंदर रीजनल टाइम था, सॉरी रिलीजियस टेंस टाइम था। मतलब काफी ज्यादा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप सभी को पता है उस टाइम पे वॉर हुआ था हमारा 1972 वाला, उससे भी पहले 2-3 वॉर हो चुके थे। तो उस टाइम पे हमको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिलती है, किसके साथ, प्रोटेक्शन मिलती है रशिया के साथ। ठीक है, इस टाइम पे हमारे 220 साल तक काफी क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉपरेशन रहा है रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ। अब 1980s के आते आते सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो फेस करने लगी थी कुछ क्राइसिस, जैसे उनकी एग्रीकल्चर काफी कम हो गया था, उनका इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी कम हो गया था, शॉर्टेज आ गया था, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी आउटडेटेड हो गई थी। अब वहां पे एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करते हैं रिफॉर्म। वो दो रिफॉर्म लेकर आते हैं, एक पेस्टोनिका और एक ग्लासनोस्ट। अब ये क्या है, अगर आपने क्लास 12th के अंदर वो कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा है, फिर उसके बाद सेकेंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये वाला चैप्टर था, एंड ऑफ यूएसएसआर, कुछ ऐसा करके होगा नाम। तो उस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जो मेजर कारण था वो मिखाइल गोर्बाचेव की रिफॉर्म को ही माना जाता था, कि जब से ये प्रेसिडेंट बने और ये अपनी रिफॉर्म लेकर आए हैं, तब से हमारा यूएसएसआर क्या हो गया है, टूट गया है। उसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन का पूरा इंजाम इनके ऊपर लगाया जाता है। तो एक ऐसी क्या रिफॉर्म थी इनकी, थी इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, कि ये इकोनॉमी को दोबारा से स्ट्रक्चर करना चाह रहे थे। क्यों भाई, देखो
कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए दोनों आपस में क्या कर रहे थे, कंपटीशन लगा के बैठे थे। भाई ये तो अपनी मिलिट्री बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, लेकिन यूएसएसआर जहां पे गवर्नमेंट हर एक रिसोर्स को कंट्रोल करे बैठी है, यहाँ पे गवर्नमेंट पूरे पैसे को किस में लगा रही थी, मिलिट्री और वेपन में लगा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उस पैसे का यूज करके कहाँ पे दे रही है, वेपन में लगा रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप करने में लगा रही है। अब लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करके बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, तो उससे इनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाया। लोग बिल्कुल परेशान हो गए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, वही आइडिया आप लोगों को पता है। तो इस चीज को गोवर्शेट क्या करते हैं कि अब हम अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। दूसरा वो एक और पॉलिसी लेकर आते हैं, ग्लासनोस्ट। यहाँ पे पॉलिटिकली ओपननेस की बात करते हैं। अब पॉलिटिकली ओपननेस मतलब पहले लोगों के पास राइट नहीं था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी, आंसरेबल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये पॉलिसी लेकर आ गए, ठीक है। इन्होंने सोचा कि मैं पॉलिटिकली ओपननेस करूंगा तो लोग मेरे को तारीफ करेंगे, लोग भलाई समझेंगे कि अच्छा प्रेसिडेंट आए, लेकिन लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे उस टाइम पे। भाई तुम पूरा पैसा वेपन में लगा रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब में डेवलप करने में लगा रहे हो, तो लोग तो बिल्कुल एकदम उबले हुए बैठे हुए हैं ना। अब तुम्हें एकदम से पॉलिसी लेकर आ गए हो, अब लोगों को मौका मिल गया खुल के बोलने का। तो लोगों ने बोला कि भाई बहुत हो गया है। अब जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने बोला हमको चाहिए इंडिपेंडेंट। मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इनकी रिफॉर्म फेल हो गई, सिस्टम को नहीं बचा पाई, ठीक है, सिस्टम को नहीं बचा पाई। इस टाइम पे पहले तो फॉरेन कमिटमेंट, मिलिट्री कमिटमेंट के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फोकस करा डोमेस्टिक इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर। लेकिन इसका उल्टा पड़ गया। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जो बाल्टिक नेशन है, लुथेनिया, ठीक है, ये सारी, मोरक्को वगैरह, मोरक्को नहीं 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 लुथेनिया, लुत्फिया, और एक और भी है, याद नहीं आएगा, यूक्रेन वगैरह, सारी चीज, सारी कंट्रीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, उन्होंने बोला कि अब हम यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, हमको अलग से यहाँ से निकाल दो। फिर उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 के अंदर, ठीक है। रशिया, अब इंडिया के टाइल्स रशिया के साथ कैसे थे, अब यूएसएसआर टूट चुका है, अब उसमें से उभर के आता है रशिया एक पावरफुल नेशन की तरफ। जब सोवियत यूनियन टूट गया 1991 के अंदर, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मतलब एक मेजर पावर जब वो टूट जाती है, वो जो कि हमारी मित्र थी। अब भाई मित्र एक तुम्हारे क्लास के अंदर फ्रेंड है, भाई टॉपर है वो एकदम। अब एग्जाम में आप उसी के भरोसे जाते हो, ठीक है। अब होता है क्या, एग्जाम टाइम पे उसकी तबीयत खराब है, अब वो पेपर देने नहीं आ रहा है, भाई तुम तो शौक हो जाओगे ना कि भाई मैं जिसके ऊपर निर्भर था, है ना, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी पीछे पीछे उसके टॉप कर रहा था, वो तो गया, अब तो मेरी नहीं अभी गई। तो इंडिया को भी ऐसे ही शौक लगता है कि एक मेजर पावर जो वर्ल्ड के अंदर थी और जिससे हमारी इतनी अच्छी मित्रता थी, वो कैसे टूट गई। और टूटने के बाद हमको लगता है शौक। इंडिया अपनी की सिक्योरिटी और ट्रेड पार्टनर लॉस कर चुका था। 1971 के अंदर हमने जो मिलिट्री ट्रीटी करी थी, रुपए रूबल ट्रेड करी थी, वो अब कहीं ना कहीं डिसअपेयर होने लगी थी। इंडिया अब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था लिबरलाइजेशन की वजह से, जो कि मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। पोस्ट इंडिया सोवियत रशिया, जो कि उसको बाद में पोस्ट सोवियत के बाद जो रशिया बनता है, उसके अंदर कौन कंट्रोल करते हैं, बोरिस एल्टसिंग। वो काफी वीक थे, वो डील कर रहे थे इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ। जो पुरानी आइडियोलॉजी थी वो अब बेकार जाने लगी थी। इंडिया और रशिया के रिलेशन अब कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक हो गए थे, ट्रांसेक्शनल हो गए थे। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कदम लेते हैं जहां पे हम अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड करते हैं। इंडिया और रशिया दोनों साइन करते हैं एक नई ट्रिटी फ्रेंडशिप को लेकर, कॉपरेट को लेकर, कि अब हम क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। ये रिजोल्व करते हैं डेप्थ और करेंसी इशू जो भी थे, और कंटिन्यू करते हैं अपना मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन किया जाता है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन को लेकर और मिलिट्री सप्लाई को लेकर। अब 1990s में जो रशिया के लीडर है कौन, प्री मार्कवो, वो आते हैं प्री मार्कवो, वो इंडिया और रशिया के रिलेशन को काफी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे। प्री मार्कवो एक आइडिया प्रपोज करते हैं कि जो रशिया है, इंडिया और चाइना है, उसको एक ग्रुप बनाना चाहिए यूएसए के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। 2000 के अंदर जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर अनाउंस की जाती है रशिया के पुतिन लीडर के थ्रू, मतलब वही अनाउंस करते हैं। रेगुलर एनुअल सबमिटेड हम स्टार्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और काउंटर टेररिज्म में। डिक्लेरेशन मॉरलिटी, ग्लोबल गवर्नमेंट रिफॉर्म अपोज करना, किसके, वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड को टेररिज्म के ऊपर। यहाँ पे भी हम डिक्लेरेशन देते हैं। दोनों कंट्री क्या करती है, आपस में सपोर्ट करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड को, कि कोई एक मेजर पावर वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट ना करे, भाई बहुत सारी पावर हो वर्ल्ड के अंदर, उनको भी मौका मिले ऊपर उभरने का। यूएन रिफॉर्म को दोनों सपोर्ट करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस चाहते हैं अपने अंदर के अंदरूनी मामलों में, ठीक है। तो कॉमन पोजीशन, हमारे कॉमन गोल दिखते हैं किसको लेकर, ग्लोबल और रीजनल इश्यूज को लेकर, ठीक है भाई।
अब हम चलते हैं यूएसए, क्यों बोल रही हूँ भाई, यूएसएसआर जो कि बाद में जाके रशिया बनता है। अब इंडिया और रशिया का कोऑर्डिनेशन यूएन के अंदर, तो इंडिया और रशिया दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं यूएन के अंदर। इंडिया मेंटेन करता है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि भाई देखो हम तो भाई इंडिपेंडेंट है, माना हमारे दोस्त हो तुम क्लोज हो, लेकिन भाई हम किसी के अलाई नहीं है, हम किसी का पार्ट नहीं है, ठीक है, हम किसी का पार्ट नहीं है। लेकिन 1971 के बाद हम यूएसए के बिल्कुल क्लोज से चले जाते हैं, उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा साथ देने लगा था, हमारा मित्र बनने लगा था। सोवियत जो कि सपोर्ट करता है इंडिया को कश्मीर इशू को लेकर, गोवा, बांग्लादेश, इन सारे इश्यूज को लेकर। इंडिया सपोर्ट करता है यूएसएसआर को चेक्सिलेविया वाले मैटर को लेकर और अफगानिस्तान वाले मैटर को लेकर। यूएन के अंदर इंडिया और रशिया अक्सर वो अलाइन बनाते हैं, कौन से, लिबिया, सीरिया, क्रीमिया वाले वोट्स को लेकर। दोनों ही अपोज करते हैं वेस्टर्न यूनिलेटरल एक्शंस को, सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन की राइट को, कोऑपरेट करते हैं काउंटर टेररिज्म में। क्लाइमेट चेंज को लेकर दोनों फेवर करते हैं किसको, नेचुरल गैस को, सपोर्ट करते हैं पेरिस एग्रीमेंट को। दोनों ही मिलकर काम करते हैं, जैसे मल्टीलेटरल ग्रुप हो गया, ब्रिक हो गया, एससी हो गया, आरआईसी हो गया, यहाँ पे रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को यूएनएससी में, एनएससीजी में, एपेक के अंदर। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओवरऑल जो दोनों का कोऑर्डिनेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहे, और आगे भी शायद वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है भाई। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रशिया के साथ इंडिया का, देखो भाई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम रशिया और इंडिया को देखते हैं तो पहली बात तो रशिया हमको हमेशा सपोर्ट कर रहा है कश्मीर वाले इशू में, उसने टेररिज्म के ऊपर हमको सपोर्ट करा है। अक्सर वो बोलता है कि इंडिया को क्या मिलना चाहिए, इंडिया को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए किसके अंदर, यूएन के अंदर, यूएन काउंसिल के अंदर इंडिया को भी परमानेंट सीट दी जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो यूएन सिक्योरिटी के अंदर अपनी वीटो पावर का यूज कर देता है, जहां पे वो पाकिस्तान को अकाउंटेबल बोलता है कि भाई जो तुम टेररिज्म कर रहे हो, टेररिस्ट एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हो कश्मीर के अंदर, उनको लेकर आ रहे हो, उसके लिए जवाबदेही रहो। डिफेंस सप्लाई इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है 70% मिलिट्री हार्डवेयर, कहाँ से, रशिया से। मतलब जो हमारे मिलिट्री हार्डवेयर आते हैं वो रशिया से ही आते हैं, जैसे एडवांस वेपन सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल, वो हमने रशिया से लिए, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्शन होता है, डिफेंस कॉपरेशन है। कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न अगर हम देखें, दोनों ही कंट्री एक म्यूचुअल इंटरेस्ट को शेयर करती है। इस्लामिक मूवमेंट जो रेडिकल होते हैं उसको कॉम्बैट करती है, बैलेंस करके रखते हैं चाइना को, और कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखे, और जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए बात करते हैं। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है हमारे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, हाँ अब तक तो अच्छी अच्छी बात, एकदम बिल्कुल सखा मित्र लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न भी है। समकालीन क्या क्या कंसर्न है, तो रशिया जो है उसका काफी अच्छा रिलेशन बन रहा है चाइना के साथ, मिलिट्री को कोऑपरेट कर रहा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई हमारे दुश्मन के क्लोज जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा दोस्ती क्यों ना हो, हमको पसंद नहीं आता है। आपको पता है ना, अगर आपके दुश्मन के साथ आपका फ्रेंड भी जाए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ जाके बैठ जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही हमारे लिए फील होता है कि हमारे देश को फील होता है कि जो हमारा दुश्मन है उसके पास तुम कैसे जा रहे हो, क्योंकि हम तुमको स्टार्टिंग से अपना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड माने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और रशिया इन्वॉल्वमेंट दे रहा है बीआरआई के अंदर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर, जो कि चाइना का है, और इंडिया इसको स्टार्टिंग से अपोज करता हुआ है। तो ये मैटर काफी कॉम्प्लिकेट बन जाता है। इंडिया रशिया का ट्रेड की अगर हम बात करें तो बायोलिटिकल ट्रेड वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 8 बिलियन है, और हमने टारगेट करा था 15 से 20 बिलियन होगा। इशू क्या, दिक्कत क्या है, जो ट्रेड नहीं हो पा रहा है। देखो एक तो काफी बड़ा रूट है, इंडिया और रशिया से जाओगे तो कितना घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में से जा नहीं सकते, पता है अफगानिस्तान से अगर निकले तो पीओके वाला एरिया आ जाता है, तो हम ऐसे बाय रोड तो नहीं जा सकते, तो वाटर बेस के थ्रू ही जाना पड़ता है, लेकिन वो काफी बड़ा रूट पड़ जाता है हमारे लिए। टैरिफ पॉलिसी सबसे बड़ा है, कंपटीशन है और भी है, मार्केट मार्केट है भाई, इतना दूर क्यों जाना है, अगर पास में मार्केट है तो पास में ही लेके आएंगे सामान। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर भी एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जो प्रमोट करती है दोनों कंट्री के बीच में कॉपरेशन, और कहीं ना कहीं जितने भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करती है और इम्प्रूव करती है मार्केट अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्री के बीच में। तो ये इतना ही था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है, तो आप मुझे बताओ हमारे रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे रहे हैं या फिर यूएसएसआर के साथ। अब बहुत ही छोटा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सुबह टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।